ओके, वेट करें या चले आगे? बोलो जल्दी से। आगे चलिए सर। मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ये यूज होता है कई बार, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं इससे कि मॉडुलस का जो स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से कि Z1 प्लस Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब समझना, Z1 आपका मल्टीप्लाई होगा Z1 बार से, तो वो हो जाएगा Z1 इंटू Z1 बार क्या होगा आपका? चलो एक बार लिख लेते हैं। फिर Z1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो Z1 Z2 बार हो गया। Z2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो Z2 Z1 बार, और Z2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो Z2 Z2 बार। ठीक है, अब Z1 इंटू Z1 बार क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर। Z2 इंटू Z2 बार हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। और इधर हो जाएगा Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। तो आपको ये याद रखना है, तो याद रखने का तरीका बड़ा ही आसान है। कैसे? मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका मॉड Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस Z1 प्लस Z2 है ना? तो आप क्या करो, Z1 Z2 दो बार लिख लो। समझना ध्यान से, Z1 Z2 दो बार लिख लो। एक बार Z1 का कॉन्जुगेट, दूसरी बार दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया उसका कॉन्जुगेट। क्या याद रहेगा? बोलो। यस सर। अब जिसमें मान लो इसमें ऐसा कुछ हो जाए कि Z1 प्लस 4 का मॉडुलस का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड Z1 का मॉड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस, आप क्या करो, Z1 4 लिख दो, और क्या लिखो, Z1 4 दो बार लिखना है अभी जैसे बताया। एक बार Z1 का कॉन्जुगेट, एक बार 4 रियल नंबर है तो प्योरली रियल का कॉन्जुगेट वही होता है, तो 4 का कॉन्जुगेट हम 4 ही लिखेंगे। समझ में आया कैसे याद रखना है? बोलो भाई। अरे आ गया? हाँ सर। ओके, अब इसको समझो कि ये मॉडुलस है तो ये तो प्योरली रियल नंबर होगा। तो ये मॉडुलस, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। आप इसको समझो ये कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है, तो ये क्या लिखा हुआ है उसका कॉन्जुगेट? ओमेगा बार। सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2, और Z1 Z2 बार। समझ में आया? तो इसी को लिखने का तरीका ये भी है, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट लिखा है। तो दो को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट का सम क्या देता है? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट थिंग, यहीं से आता है आपका कि Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज सेम सेम फैशन में, जहां पर प्लस दिख रहा है आपको वहां क्या लगा दो, माइनस। फिर मल्टीप्लाई करके लिखो, तो मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, और फिर Z1 Z2 लिख दो दो बार। और यहां पर ध्यान रखना, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस आएगा, और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह प्लस आएगा। अब इसको कैसे याद रख सकते हो कि जैसे ये आपने ये देखा, तो Z2 को यदि माइनस Z2 से मैं रिप्लेस करूं, Z2 को यदि माइनस Z2 से रिप्लेस करूं, तो दोनों में आपका माइनस माइनस आएगा क्या? ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ। अच्छा, इसमें हाँ, Z1 Z2 ये लिखा, तो एक बार Z1 का रियल पार्ट, Z1 का कॉन्जुगेट, और एक बार Z2 का कॉन्जुगेट। ये कंप्लीट फॉर्मूला हुआ। So now this can be written as Z1 bar Z2 का 2 times of real part. Okay? अब यहीं से मैं एक और फॉर्मूला ला सकता हूं कि दोनों को मैं ऐड कर दूं। मॉड Z1 स्क्वायर, मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड करने पर ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। दैट्स इट। कोई समस्या भाई?
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिन लिया, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपका Z1 Z2, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो गया आपका वेक्टर Z1, इसको बोल दिया Z2, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में कंप्लीट करूं तो इसको कुछ बोल दिया हमने C। तो ये जो डायगोनल होगा आपका OC, ये यदि Z1 वेक्टर है तो ये भी आपका Z1 वेक्टर हुआ, तो OC आपका हो गया Z2 प्लस Z1 या Z1 प्लस Z2। और यहां से हम बोल सकते हैं कि जो BA वेक्टर होगा, BA वेक्टर क्या हो जाएगा, या ये डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, बोलो भाई। Z2 माइनस Z1। हाँ, Z2 माइनस Z1, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो कि आपके पास जो पैरेललोग्राम बन रहा है, जिसके जो साइड्स है वो क्या है, Z1 वेक्टर और Z2 वेक्टर, ऐसे समझो। ये पॉइंट हो गया आपका Z2, इधर पॉइंट हो गया Z1, ठीक है। तो मैं जो डायगोनल्स है, आपके डायगोनल्स क्या है, Z1 प्लस Z2, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और दूसरा जो डायगोनल है Z2 माइनस इसका स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका, ऊपर से आप देख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। अरे समझ में आया यहाँ से कि ये आपका हो गया OB स्क्वायर, सॉरी OB नहीं, OC स्क्वायर, और दूसरा हो गया AB स्क्वायर, इस 2 टाइम्स ऑफ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, मतलब OC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स। कैसे, OA और BC बराबर होगा, मतलब जैसे मॉड Z1 स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 टाइम्स है, उसको मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। कैसे कि मॉड Z1 स्क्वायर 2Z2, उसको लिख सकता हूँ मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z2। तो डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू जो साइड्स है, ये इसकी ओए, ओए कितना होगा मॉड Z2, तो ये भी आपका मॉड Z2 होगा। ये मॉड Z1 है तो ये भी मॉड Z1 होगा। तो इस जो पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उसके स्क्वायर का सम होता है। तो इसको आप मतलब एजर्सन रीजन में आपसे पूछा जा सकता है। क्यों भाई, समझ में आया नहीं आया, आ गया? आया सर। ओके। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने पढ़ी थी, मॉड Z1 प्लस Z2 क्या होगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है, होता है। तो इसी को मैं आपसे बोलूं कि मॉड Z1 Z3 एंड सो ऑन अप टू Zn, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Zn। क्या ये बात समझ में आती है, बोलो। हाँ सर। ओके, अगेन इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब हम जानते हैं वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो। जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में देखा था वही। तो ये सब मॉडुलस और कॉन्जुगेट ये सब प्रॉपर्टीज हो गई। अब स्पेशली हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। सबसे पहले तो आर्गुमेंट ऑफ जेड समझते हो आप, है ना।
आर्ग्यूमेंट आपको बता ही दिया है क्या क्या होता है ना, हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग तरीके से निकालना आपको सिखाया गया है। अब मान लो मैं इसमें कोई कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं एंड वेयर अल्फा इज पॉजिटिव नंबर, देन इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, अल्फा जो है आपका पॉजिटिव नंबर है, मतलब रियल भी है ना, रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फा को हम लिख सकते हैं रियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो है जेड के आर्ग्यूमेंट के टर्म में क्या होगा बता सकते हो क्यों भाई? सर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर ही होगा। मान लो आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, सुनना, ये थीटा है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। मान लो मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या करेगा वो, डायरेक्शन तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड घटे या फिर बढ़े, एम्पलीट्यूड आपका सेम रहेगा, नो डाउट। सेकेंड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ये हो जाएगा आपका, कॉमन सेंस से बताओ क्यों भाई, क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। बिल्कुल, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। साथ ही साथ इसमें आपको 2 के पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों? z1 आपका मान लो मैंने ले लिया कुछ, उसका मैग्नीट्यूड मॉड z1 या फिर r1, और आर्ग्यूमेंट ले लिया थीटा 1। सिमिलर फैशन में z2 ले लिया r2 ई पावर आयोटा थीटा 2। दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया r1 r2 और ई पावर आयोटा थीटा 1। तो आपका आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2, और आर्ग्यूमेंट में तो हम 2 के पाई ऐड करते ही हैं। क्या बात समझ में आई? किसी कोई समस्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया ना, बहुत सिंपल चीज है ये। ओके, ठीक है। अगली कहानी, आपसे बोला जाए कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zm, तो दिस कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट ऑफ z1 plus argument of z2 and so on up to argument of zm plus 2n pi where n belongs to integer, where k belongs to integer। कोई समस्या नहीं, आगे चले हम। तो आर्गुमेंट ऑफ z पावर n क्या हो जाएगा बता सकते हो? n टाइम्स। बिल्कुल, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z और 2 के पाई अगेन ऐड कर दे। फोर्थ वाला पॉइंट कैसे ला सकते हैं हम कि z जो थर्ड में z1 z2 zn लिखा हुआ है सबको मैं z से रिप्लेस कर दूं, तो आर्गुमेंट ऑफ z आर्गुमेंट ऑफ z आर्गुमेंट z कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स, तो वही तो लिखा है। अगली कहानी दैट इज फिफ्थ वन, कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाई 6। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट ये बता सकते हो क्या होगा, z का कॉन्जुगेट? और माइनस जेड ये भी बताना है। बोलो भाई।
So -5 plus argument of z. किस केस में? फिर 6 या 7 में? 6th में फिर से बोलना। -पाई plus argument of z. नहीं, z आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका आर्गुमेंट है। तो z बार क्या होता है रियल एक्सिस में? मिरर इमेज। कुछ भूल पता है या भूल गए? तो सिंपली दिस इज -थीटा, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। 2 के पाई तो ऐड कर ही देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है आर्गुमेंट में। नहीं आया समझ में? समझा sir? ओके। आर्गुमेंट ऑफ -z, z आपका ये है, तो -z कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इधर कहीं? आता है समझ में? तो ये आपका थीटा है, तो ये हाँ भी सर, थीटा है। इसका -5 प्लस। हाँ, तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख के हम देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। थीटा इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z, and then we can add 2k pi also. Okay, any doubt? Anyone? नो सर। गिनती के 4 लोग तो मैं ही पूछ सकता हूँ। ओके ठीक है, यदि डाउट नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करना है या फिर करते जा रहे हो, या बाद में करोगे, क्या है सीन? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, नोट्स बना ही लेना है, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। लेट z1 z2 zn are unimodular, लिखो, are unimodular, then prove that mod z1 plus z2 plus zn is equals to 1 by zn plus 1 by z2 up to 1 by zn। करो प्रूफ। हो गया प्रूफ? तो इसको करने के लिए z1 प्लस z2 प्लस ऐसे zn तक, ठीक है, ये हमने लेफ्ट साइड लिया है ना। इसका जो मॉडुलस है, इसको हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है। समझ में आता है कि z और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से आप इसको अलग कर सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज z1 बार प्लस z2 बार अप टू zn बार। और यूनिमॉड्यूलर है तो हम जानते हैं कि अब z1 बार कितना होगा, मॉड z का स्क्वायर, दैट इज 1। तो z1 बार कैन बी रिटन एज 1 by z1, एज सिमिलरली z2 बार कैन बी रिटन एज 1 by z2 एंड सो ऑन 1 by zn। सो हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। ओके, 19 में है आपके पास कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, दैट इज 1 + 3 iota 4 - iota डिवाइडेड बाय, एक मिनट यार ये प्रॉब्लम दे रहा है, वन नोट। ओके, डिवाइडेड बाय 5 + 2 iota, देन फाइंड mod z। दिस इज 4 - iota। तो mod z निकालने के लिए क्या जाएगा, जल्दी से बता दो, टाइम नहीं लगना चाहिए।
यही आंसर होगा क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ऐसा हो Z1 Z2 Z3 टाइप का हो, तो मॉड Z में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी से मॉड Z क्या होता है कि आप पूरे में मॉड लगाओ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z3। मॉड की प्रॉपर्टीज इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं Z1 Z2 अपॉन में Z3, और फिर मॉड की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो जो भी जहां कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस लिख लो। तो इसका मॉडुलस √10, इसका मॉडुलस √17, इसका मॉडुलस √29। So this is your answer. Next question is 20. Okay. Next question है find amplitude. Find amplitude of Z. Argument नहीं पूछा, ध्यान रखना क्या पूछा गया आपसे, amplitude, and where Z is. Find magnitude and amplitude of Z, दोनों निकालना, मैग्नीट्यूड भी और एम्पलीट्यूड भी। √3 minus iota power 4, and then 2 plus 2 iota power 5 divided by minus √3 minus 3 iota power 3, minus √3 iota power 3। ओके, ठीक है, निकालो भाई, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड दोनों निकालना है। फाइनल आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है। सॉरी। एंड द आंसर इज मॉड जेड, तो आप बता ही सकते हो, √3 माइनस आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2, तो 2 पावर 4, इसका हो गया 4 4 8, 2 √2 पावर 5, नीचे हो गया 3 9 3 12, तो √12 पावर 3। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया जेड का। सुयस आंसर बताओ भाई 20 का।
सर 3 पाई बाय 4। नहीं, 31 पाई बाय 12। 31 पाई बाय 12 आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है। सो माइनस पाई से पाई बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड शुड लाइन माइनस पाई टू पाई। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट हम निकाल लेते हैं तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैन बी रिटर्न इज, क्या होता है भाई इसमें आपको बताइए, डिवीजन में होता है तो ऊपर का आर्ग्यूमेंट माइनस नीचे का आर्ग्यूमेंट। अब ऊपर के आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट में है तो वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 - i⁴ प्लस ऊपर में ऐड होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ, ऊपर जो प्रॉपर्टी बताई उसी से बोल रहा हूँ मैं, पावर 5 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 - 3 i⁴ प्लस 2 के पाए। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पावर एन कैन बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 - i, इधर हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 2 i, इधर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 - 3 i। अब इसके इंडिविजुअल जो आर्ग्यूमेंट है उसको लिख लेते हैं। √3 - i मतलब पॉइंट है √3, -1। सो किस कोऑर्डिनेट में आएगा ये, इधर नहीं, 4। एक्स पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो थीटा आएगा 1/√3 दैट इज 30 डिग्री, बट माइनस थीटा हो जाएगा तो कितना हो गया वो, -π/6 या 30 डिग्री। क्या समझ में आया? प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2, 2 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा कितना बनेगा, 1/1 1 मतलब 45 डिग्री, दैट इज π/4 -3। दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो √3 बोले तो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ रहा है, मतलब ये कितना हो गया आपका -120, मतलब ऐसे मेजर करूँ तो एंगल तो 120 है। तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आपका -120 मतलब -2π/3 प्लस 2 के पाए। तो ये हो गया आपका -2π/3 प्लस 5π/4 प्लस 2π प्लस 2 के पाए। तो ये निकल के आ गया कितना, 8, 15 में से 8 गया 7 प्लस 2π प्लस 2 के पाए। अब मैं के को, अब मुझे क्या निकालना था, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आ गया, -π से पाई चाहिए, तो के को मैंने यहाँ रख दिया -1, तो 2π 2 -2π कैंसिल हो गया, बचा क्या 7π/12। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। आया समझ में? क्यों भाई, आ गया? पूजा, सुयश,
हाँ सर। ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम आपसे बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको बताया गया था कि आप इसको एज अ पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो एज अ एल्जेब्राइक नंबर ले सकते हैं, तो जो भी एल्जेब्रा में चीजें होती है वो सब कुछ एप्लीकेबल है। दूसरा आपको बताया था, तीसरा आपको बताया गया था कि वेक्टर एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा आपको बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में, है ना, एज अ पॉइंट इसको ट्रीट कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी आपका क्या होता है, एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो जो भी आप रियल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस से कन्वर्ट कर दो, इमेजिनरी को वाई एक्सिस से, तो जो भी आप कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन में जो भी पढ़ते हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी कहानियां यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाती है। कब? जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट ट्रीट करते हो, तब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। क्या ये बात समझ में आई? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे तो कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपके पास एक पॉइंट है ए दैट इज Z1 और दूसरा बोल दिया Z2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि मैं बात करूं तो ये आपका हो गया Z1, ये हो गया आपको Z2। इन दोनों को ज्वाइन किया, इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, जो इसको कुछ लैम्डा इस टू म्यू रेशो में डिवाइड कर रहा है। किसको? लाइन जॉइनिंग Z1 Z2। देन Z कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, म्यू Z1 एम। प्लस लैम्डा Z2 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस लैम्डा। कोई समस्या? क्योंकि म्यू इधर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इधर। आई बात समझ में? तो जो सेक्शन फॉर्मूला है आपका वो काम हो जाएगा। अब Z मान लो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता, तो एक जगह कहीं भी हम माइनस पुट कर देते, मतलब यहां पर मैं क्या रख देता, माइनस लेमडा इधर। मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला है वो भी आपका एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी सारी की सारी कहानियां जो हम 2D में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है। ए बी का आपको ये आप बोला गया था ए है, ये बी है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2/2। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम छोटा सा क्वेश्चन करें, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + आयोटा, दूसरा दे रखा है कुछ 3 - 4 आयोटा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर Z निकालो जो इसको 2:1 रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करे। 1 + आयोटा 3 - 4 आयोटा को Z जो है 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देन Z इज क्या हो जाएगा भाई? बोलो यार। Z ही आ जाएगा क्या? सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने कि 2 टाइम्स ऑफ 3 - 4 आयोटा -1 टाइम्स ऑफ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 1। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपका ये आ गया 5 - 9 आयोटा। तो सिंपली जो सेक्शन फॉर्मूला हम 2D में लगाते हैं वैसे ही यहाँ भी करना है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। अच्छा, बोल बोल के थक जाते हो क्या भाई? क्या बात है? हैं? अच्छा चलो, बहुत दिन से बात, बहुत दिन क्या है, कल से सिर्फ हम पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। ठीक है। सो इन ट्रायंगल एबीसी वर्टिसेस आपके पास Z1 Z2 Z3, तो सेंट्रोइड आपका हो गया ये ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हो जाएगा आपका Z1 10 है, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो उसका एंगल, Z2 लिया तो 10B, Z3 लिया तो 10C, एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 10A या 10A प्लस 10B प्लस 10C। ठीक।
सर्कम सेंटर कुछ नया नहीं बताया जा रहा है ना, घबराना मत, ये सब आप 2D में देख चुके हो। सर्कम सेंटर को हम लिखते हैं नॉर्मली जेड सी से, तो ये आपका हो जाएगा Z1 अगेन, Z1 के साथ क्या आएगा, एंगल ए आएगा, बट यहाँ टेन था तो यहाँ क्या आएगा साइन के साथ, तो साइन 2A, Z2 साइन 2B, Z3 साइन 2C, और डिवाइडेड बाय साइन 2A का समेशन, मतलब साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C इन सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ZI। तो इसमें इसमें हम क्या करते हैं भाई कि Z1 आपने लिया तो किससे मल्टीप्लाई करते हो 2D में, सोच समझ के बोलना, बोलो भाई। मतलब ये वर्टेक्स में Opposite लेता side. हूँ अपोजिट साइड, मतलब BC का मैग्नीट्यूड, एंड BC का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट Z2 माइनस Z3, तो इसको बोल दिया हमने लेंथ A, तो क्या होता है AZ1, ऐसे ही इसको बोल दिया मैंने लेंथ B क्या हो जाएगा आपका मॉड, मतलब AC की लेंथ हो, या फिर हम बोले कि मॉड Z1 माइनस Z3, एंड C हो जाएगा आपका मॉड Z1 माइनस Z2, सिंपल है, AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 एंड होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। और एक्स सेंटर की यदि हम बात करें तो एक्स सेंटर, कौन सा एक्स सेंटर, हम I1 लिखना चाह रहे हैं, I1 मतलब अपोजिट टू Z1, अपोजिट टू Z1 लिखना है, मतलब इधर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर इधर है, इसको बोला है ZI1। ठीक है, तो इसमें हम माइनस क्या करेंगे कि जिधर इसको जिस साइड को टच करता है वो वाला माइनस में आ जाता है, तो मतलब A की जगह क्या हो जाएगा -A, बाकी पूरी कहानियां सेम चलेगी। ओके, एनी डाउट? तो अगली कहानी कि मान लो ABC आपके, लेट ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये कोलिनियर है? Area of triangle 0. बिल्कुल सही है, एंड कई रास्ते होते हैं ना 2D में हम पढ़ते हैं, तो वो सारे रास्ते यहाँ एप्लीकेबल है। तो ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है ना, तो क्या क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सबसे पहली बात तो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, यार लैग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ गई, दैट शुड बी 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। देन और क्या बोल सकते हैं हम? डिटर्मिनेंट 0। वही हो गया ना, एरिया में आ गया ना, डिटरमिनेंट 0 मतलब एरिया हो गया, एरिया तो होगा AB हाफ ऑफ, plus BC is equals to AC. बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, इस हमारे हिसाब से AB प्लस BC शुड बी AC, मतलब दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए ऐसा। इस केस में जो हमने बनाया हुआ है उसके हिसाब से AB प्लस BC क्या होना चाहिए, AC के बराबर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि A इधर आ जाए, C इधर आ जाए, B इधर आ जाए, तो तब क्या होगा AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, तो ये हम बोल सकते हैं कि दो का सम तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, और भी रास्ते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, आर्ग्यूमेंट से जैसे हम लाइन में जाते हैं स्लोप से, अरे स्ट्रेट लाइन में स्लोप से जाते हैं ना, तो यहाँ पर स्लोप मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट ही तो डिसाइड करता है कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वहां पर स्लोप डिसाइड डिसाइड करता है स्ट्रेट लाइन में
कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी या इसकी ओरिएंटेशन क्या है। यहाँ पर कौन काम करेगा, वो आर्ग्यूमेंट। तो स्लोप ऑफ ए बी बोलूं या फिर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ बोलूं z2 माइनस z1, दैट शुड बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z2। बात समझ में आ गई। पर इसमें दिक्कत ये है कि जैसे मैंने बोला कि ए बी का आर्ग्यूमेंट और बी सी का आर्ग्यूमेंट सेम रहे तो उसमें, हाँ, तो ए बी सी, क्या इसमें ऐसा होगा क्या कि पोजीशन अलग अलग हो जाएगी इनकी। मतलब डायरेक्शन तो इन दो वेक्टर्स की भी सेम है ना, बट ए बी सी इसमें कोलिनियर थोड़ी ना है। पर बात यह है कि बीसी भी जो है यहां से चालू हो रहा है, कहां से चालू होगा, बी से। तो वो कोलिनियर, यदि डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है क्या, वो भी हो सकता है। बी यदि बाहर आ जाए तो हो सकता है। ठीक है। तो मान लो आपको एक मेथड काम नहीं कर रही तो दूसरा मेथड से जाना है, दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरे से जाना है। इसलिए सारे हम बात कर रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, 21। लेट ए बी सी डी, यार हैंग हो रहा है लैपटॉप, पता नहीं क्यों, सही से लिखा है नहीं जा रहा है। लेट ए बी सी डी, चलो लिख लो। लेट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम let ABCD is parallelogram where complex numbers corresponding to A, where complex number corresponding to A, B, and C are Z1, Z2, Z3 respectively. Then find the complex number corresponding to D. फिर से एक बार, let ABCD is parallelogram when complex number corresponding to A, B, and C are Z1, Z2, and Z3 respectively. Then find complex number corresponding to D. पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे रखे, चौथा निकालना है आपसे, ये पूछा है सिंपली। ओके, A, B, C, D. This is a parallelogram where A is Z1 and B is Z2, C is Z3, and we have to find the point D, Sir, that is, Z3 plus Z1 minus Z2. ठीक है, सही है, ये निकालना है हमें। ठीक है, पैरेललोग्राम है, ए बी का और सी डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कई तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया सिंपल तरीका तो ये है कि जो बी ए वेक्टर होगा और सी डी वेक्टर होगा सेम होगा। आई मीन टू से ए बी, बी ए वेक्टर
BA vector is equals to CD vector, and BA vector can be written as Z1 minus Z2 is equals to CD vector. D का position that is Z minus, ओके 1 मिनट, ये होगा Z1 minus Z2, वेक्टर नहीं हो तो कॉन्जुगेट बन जाएगा, है ना। तो Z1 minus Z2 is equal to Z minus C का पोजीशन वेक्टर दैट इज Z3। तो Z आपका निकल के आ गया क्या, Z1 plus Z3 minus Z2। ये भी हो सकता है, और एक और तरीका है कौन सा, कि A C को यदि मैं ज्वाइन करूं तो इसका जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, Z1 plus Z3 by 2, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा किसका, बी और डी का, पैरेललोग्राम में तो सेम होगा। या फिर हम ऐसे बोले कि ये जो है एम इन दोनों का मिड पॉइंट है, या ऐसे बोले कि डी जो है बी एम को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो वहां से भी आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है तुम्हें पता है। ओके, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22। यार 1 मिनट में इसको ना बंद करके फिर चालू करता हूँ, लैग काफी हो रहा है ये। वेट अ मिनट। ठीक है, लिखेंगे। हाँ अब ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। ओके, लेट Z1 Z2 Z3 are vertices of triangle ABC. Let Z1 Z2 Z3 are vertices of a triangle ABC, and mod Z1 plus mod Z2, sorry plus नहीं इक्वल टू है, mod Z1 is equals to mod Z2 is equals to mod Z3। फिर से एक बार, let Z1 Z2 Z3 are vertices of triangle ABC, and mod Z1 is equal to mod Z2 is equal to mod Z3, then find complex number associated with orthocenter. And next question is 23. Let लिखेंगे, let Z1 Z2 Z3 are vertices of triangle ABC, and mod Z1 minus 3 is equals to mod Z2 minus 3 is equals to mod Z3 minus 3, and Z1 plus Z2 plus Z3 is equals to 9. Then prove that triangle is equilateral. And one more question, 24. Let Z
satisfy mod z plus 4yz is equals to 2, then find mod z max and mod z minimum. ओके ये 3 क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, तीनों अटेम्प्ट करो, अभी करना है। ओके 5 से 10 मिनट का टाइम है भाई, करो फिर करते हैं डिस्कस।
Okay. Question number 22. Answer is किसी का आया? बोलो यार। नहीं आया तो ठीक है, आया है तो कुछ बताओ क्या आया है। ओके, देखो। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखें हम। Z1 Z2 वर्टिसेस है ट्रायंगल एबीसी के। ओके, ये आपका हो गया Z1, इधर हो गया Z2, इधर हो गया Z3। और आपको गिवन है मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, ये सब इक्वल है। ठीक है। अब हमें ऑर्थो सेंटर चाहिए। ठीक है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम एक तो ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ से परपेंडिकुलर डालो इस पर, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल डालो और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो आपको ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुझे ये बताओ कौन कैसे क्या कर रहा है। सुयश, क्या अप्रोच रहे, क्या कर रहे हो भाई? सर वही अल्टीट्यूड। अच्छा, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है। अनन्य प्रणव। ओके ठीक है। तो इसको हम यहां से आप देखो, मॉड Z1 क्या होता है? Z1 का मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा? Z2 का मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा? Z3 का। या इसको हम ऐसे समझे कि ओरिजिन से Z1 की डिस्टेंस, ओरिजिन से Z2 की डिस्टेंस, ओरिजिन से Z3 की डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब क्या? ओरिजिन आपका इसका सरकम सेंटर हो गया क्या? हाँ सर। है? क्या ये बात समझ में आई सभी? यस सर। सरकम सेंटर आपका ओरिजिन हो गया। हमें ऑर्थो सेंटर चाहिए और सेंट्रॉइड हमें पता है इसका। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3। तो हम जानते हैं कि HGO 2:1। 2:1। और ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है, और ये आपका सरकम सेंटर है जो कि ओरिजिन है इन दिस केस। तो हमें निकालना था क्या? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर OG को 3:2 रेशो में डिवाइड करेगा। तो ऑर्थो सेंटर का आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रॉइड माइनस 2 टाइम्स ऑफ ऑर्थो सरकम सेंटर डिवाइडेड बाय
3 माइनस 2, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपका है ये, तो ये आ गया आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्या बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 करेंगे। चलो अब हो जाना चाहिए 23, करो इसको, कोशिश करो। हो गया सर। हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, हो गया है तो। ओके 23 हो गया, प्रूफ ही करना था ना इसमें, ठीक है ओके। 23 में देखो वर्टिसेस है ट्रायंगल के, और ये आपको गिवन है, देन दिस, देन प्रूव दैट, ओके। यहाँ पर है मॉड Z माइनस 3, Z2 माइनस 3, Z3 माइनस 3 इक्वल है। तो अब देखो Z1 की डिस्टेंस 3 से, Z2 की डिस्टेंस 3 से, Z3 की डिस्टेंस 3 से सेम है। इसका मतलब 3,0 आपका क्या हो गया, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर वो क्या आ गया आपका 3,0, ठीक है। और ये भी आपको गिवन है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपका कितना दे रखा है 9। तो यदि मैं सेंट्रॉइड की बात करूं तो वो भी क्या आ गया आपका 3 से डिवाइड करूं तो जो इसका सेंट्रॉइड है वो भी आ गया आपका 3,0। तो सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों कोइंसाइड कर जाए, ये कब हो सकता है? अरे ये कब हो सकता है? जब ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। दैट्स इट, ये इसका प्रूफ है। आया समझ? ओके Yes, sir. 24, then find Z max and Z minimum, ओके। 24 है आपका मॉड Z प्लस 4 प्लस क्या है 4/Z is equals to 2, then find Z mod Z max minimum।
ओके, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो जेड को हमने ले लिया आर ई पावर आयोटा थीटा, मतलब हमें आर की मैक्सिमम, मॉड जेड क्या होगा, आर, तो आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हाफ से पूछा गया है। तो जेड को रख दिया आर ई पावर आयोटा थीटा प्लस 4/z आर ई पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा आर ई पावर आयोटा थीटा प्लस 4/r ई पावर आयोटा माइनस थीटा या माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहां से रियल पार्ट देखो अंदर में, तो क्या आ जाएगा, और कॉस थीटा प्लस 4/r कॉस थीटा, यहां पर माइनस है। इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो वो आ जाएगा r साइन थीटा माइनस 4/r साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब मॉडुलस का स्क्वायर में कर दूं तो आगे आपका क्या आ जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा आर आर प्लस 4/r का स्क्वायर। इधर से साइन थीटा कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आर माइनस 4/r का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से निकलेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ऐसे ही 16/r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये हो जाएगा 8, है ना। 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा -8 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉमन ले लिया, 8 इज इक्वल टू 4। यहां से आ गया आर स्क्वायर प्लस 16/r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, तो इधर हो गया ये, इधर आके -8 कॉस टू थीटा। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि हमें आर और मैक्सिमम, आर मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, वेरी क्या करवाएंगे हम, थीटा को। यदि आप इसको वेरी करवाओ तो आर स्क्वायर प्लस 16/r स्क्वायर, इस कहानी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये जब cos टू थीटा -1 हो दैट इज 12। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 1 होगा, दैट इज -4 -8 -4। और ये हम जानते हैं कि ये तो नॉन नेगेटिव दिख ही रहा है आपको। तो आर स्क्वायर प्लस 16/r, इसको सॉल्व करना मतलब लेस देन इक्वल टू 12 कर लो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -4 तो आएगा ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करें तो r⁴ -12r स्क्वायर पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके फैक्टर हम निकाले तो 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 16 इंटू 4 64 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस, ये कितना बचा अंदर 0 और 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 16 पंजे 80, तो 8√5। तो आर इसके फैक्टर आ गया आर स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8√5, दूसरा आ गया आर स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8√5 लेस देन और इक्वल टू 0। 8√5 6 माइनस 8√5 क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारे हमेशा कहानी पॉजिटिव होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अरे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, वो तो अब कर ही सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हम देखें तो r माइनस अंडर रूट 6 प्लस 8√5, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा r प्लस अंडर रूट 6 प्लस 8√5 लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों भाई, ठीक है सब कुछ, मतलब मिनिमम तो 0 आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन देखेंगे। अच्छा, ये अंडर रूट 80 हो जाएगा
4√5 2 से डिवाइड किया 2√5। अरे यार सब कुछ गड़बड़ हो गया, ये 2√5 होगा। (2√5) ठीक है, तो r² माइनस 6 2√5, इसको हम लिख सकते हैं 6 को 5+1 +2√5। ऐसा क्यों? और ये r² माइनस 5+1 -2√5। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि ये आपका बन गया √5+1 का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा √5 -1 का होल स्क्वायर। इसके फिर फैक्टर हो गए, तो ये हो जाएगा r माइनस √5+1, r प्लस √5+1, r माइनस √5 -1, और एक और हो जाएगा r प्लस √5 -1। अब इसमें r तो आपका मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, ऐसे ही ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बचता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये। तो r आपका आ गया लेस देन और इक्वल टू √5 -1 से √5+1। सो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया भाई? आ गया एवरीवन? यस सर। चलो सर ऊपर दिखाई ना क्वेश्चन एक बार। ओके ठीक है। ओके भाई, फिर मिलते हैं कल। और हाँ, कल जो है रोटेशन पढ़ाया जाएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास मिस कर दी तो हो सकता है कि आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दिक्कत आए। कल जो लोग नहीं भी आए उनको भी बोल देना एक बार, और जो आए हैं उनको तो बोल ही रहा हूं मैं कि कल रोटेशन बताया जाएगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजे लायक भी है। तो कल की क्लास जरूर अटेंड करें और टाइम से, क्योंकि अब इसके बाद सीधा वही चालू हो जाएगा। ओके, बाय एवरीवन।